नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग दाखिले की एक बहुत जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। वो है आरक्षण व्यवस्था। हाँ, ये काफी अहम मुद्दा है उम्मीदवारों के लिए। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर महाराष्ट्र राज्य के उम्मीदवारों के लिए जो वर्टिकल आरक्षण है उसका ब्यौरा देती है। जी तो हमारा मकसद सीधा है, इस जानकारी को थोड़ा आसान बनाते हैं, है ना, और समझते हैं कि भाई अलग अलग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए इसका क्या मतलब है। बिल्कुल, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। तो शुरुआत वर्टिकल आरक्षण से करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के लिए है। जी स्रोत तो ये कह रहा है कि करीब 60% सीटें इन्हीं के लिए रखी गई हैं। ये तो मतलब काफी बड़ा हिस्सा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। करीब 60% सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य श्रेणियां आती हैं? हाँ, तो इसमें कई सामाजिक श्रेणियां हैं। मुख्य तौर पर अगर देखें तो हम्म, अनुसूचित जाति यानी एससी, हम्म, उनके लिए 13% है। 13% एससी के लिए, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति एसटी, उनके लिए 7%। 7%। विमुक्त जाति वीजे डी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, डीटी या एनटीए कह लीजिए, उनके लिए 3%। फिर नोमैडिक ट्राइब्स 1 एनटीबी के लिए 2.5%, नोमैडिक ट्राइब्स 2 एनटीसी के लिए 3.5% और नोमैडिक ट्राइब्स 3 एनटीडी के लिए 2%। अच्छा, ये नोमैडिक ट्राइब्स की कई कैटेगरीज हैं। जी हाँ, एनटीबी, सी और डी। और फिर आता है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, जिनके लिए 19.0% है। 19% ओबीसी। ये भी काफी बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और फिर है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, मतलब एसईबीसी, उनके लिए 10% आरक्षण है। अच्छा, तो ये हो गई मुख्य वर्टिकल कैटेगरीज। जी अब सवाल ये है कि इन आरक्षणों से उम्मीदवारों को असल में क्या फायदा मिलता है, मतलब प्रैक्टिकली? देखिए, मोटे तौर पर ना 2 बड़े फायदे हैं। हाँ। पहला तो है कट ऑफ स्कोर या रैंक में राहत। अच्छा। मतलब आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें अक्सर ओपन या जनरल श्रेणी की तुलना में कम स्कोर पर भी अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाती है। हाँ, मतलब कंपटीशन थोड़ा सा अलग लेवल पे होता है उनके लिए। जी बिल्कुल, कट ऑफ नीचे जाता है। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो महंगी भी हो सकती है ना? तो इन आरक्षणों का फीस पर क्या असर पड़ता है, कुछ होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ भी महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए तो अक्सर पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। पूरी ट्यूशन फीस माफ, मतलब फ्री शिप? जी, फ्री शिप, जो मतलब लाखों रुपए तक की बचत हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जो दूसरी कैटेगरीज हैं जैसे वीजेएनटी, ओबीसी और एसईबीसी, उनके लिए भी नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल सर्टिफिकेट अगर है। अच्छा, एनसीएल जरूरी है? हाँ, एनसीएल जरूरी है क्योंकि ये आय पर आधारित रियायतें हैं। तो एनसीएल सर्टिफिकेट के साथ जैसे राजर्षि शाहू महाराज योजना है, ऐसी स्कीम्स से फीस अक्सर आधी हो जाती है, 50% तक माफी मिल जाती है। 50%? ये भी परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। जी हाँ, बहुत बड़ी राहत। तो ये एनसीएल सर्टिफिकेट होना वीजेएनटी, ओबीसी और एसईबीसी के लिए बहुत जरूरी है इन रियायतों के लिए। मैंने देखा कि स्रोत में एसईबीसी के आगे एक स्टार का निशान बना हुआ था। उसका क्या मतलब है, कुछ खास है क्या? हाँ, वो ध्यान देने वाली बात है। ये स्टार अक्सर ये बताता है कि इस श्रेणी की स्थिति या इसको लागू करने का जो तरीका है वो शायद कुछ खास शर्तों या कानूनी फैसलों पर निर्भर हो सकता है। अच्छा, जैसे पहले मराठा आरक्षण के मामले में हुआ था। जी बिल्कुल वैसा ही। मतलब स्थिति बदल सकती है या कोई खास नियम लागू हो सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को हमेशा, मतलब हर साल, उस साल का जो आधिकारिक एडमिशन ब्रोशर आता है और जो सरकारी आदेश होते हैं जीआर, उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। सही कहा, हमेशा लेटेस्ट जानकारी ही देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है, ये वर्टिकल आरक्षण हो गए करीब 60%। इसके बाद जो सीटें बचती हैं वो फिर ओपन या जनरल श्रेणी में जाती हैं। जी हाँ, बची हुई सीटें ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए होती हैं और यहाँ मुकाबला काफी कड़ा होता है और कट ऑफ भी सबसे ज्यादा यहीं होते हैं। सबसे ज्यादा कट ऑफ। लेकिन क्या यहाँ भी मतलब आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर मगर होनहार छात्रों के लिए कोई रास्ते हैं? हाँ, यहाँ भी कुछ विकल्प हैं। जैसे? एक तो है ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण। हाँ, ईडब्ल्यूएस सुना है। ये आमतौर पर ओपन कोटे से 10% होता है। इसमें भी कट ऑफ थोड़े कम रहते हैं और फीस में भी ओबीसी जैसी रियायतें मिल सकती हैं अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो। अच्छा, इसमें भी फीस में रियायत है? जी। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण विकल्प है
TFWS। TFWS वो क्या है? ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। ये स्कीम जाति नहीं देखती, ये देखती है कि छात्र मेधावी हो और परिवार की आय एक तय सीमा के अंदर हो। अच्छा, ऐसे छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। पूरी ट्यूशन फीस, ये तो कमाल है। हाँ, लेकिन इसमें सीटें सीमित होती हैं, मतलब हर कॉलेज में कुछ ही सीटें होती हैं और ये अतिरिक्त या सुपर न्यूमररी होती है, मतलब ये स्वीकृत इनटेक के ऊपर होती हैं। समझ गया। तो ये ओपन कैटेगरी वालों के लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है अगर वो आई सीमा में आते हैं और मेधावी हैं। बिल्कुल। क्या वर्टिकल के अलावा और भी तरह के आरक्षण होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल वगैरह? हाँ, होते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण भी होते हैं और ये सभी श्रेणियों पर लागू होते हैं, ओपन पर भी। अच्छा, सब पर? जी हाँ, जैसे दिव्यांगजन यानी PWD के लिए आरक्षण होता है, आमतौर पर 5%। 5% PWD? हाँ, फिर रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए होता है और कभी-कभी महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान हो सकते हैं, पर उसके लिए उस साल का ब्रोशर देखना जरूरी होता है। और ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण काम कैसे करते हैं वर्टिकल के साथ? हाँ। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि ये वर्टिकल आरक्षण के अंदर ही लागू होते हैं। मतलब मान लीजिए PWD के लिए 5% आरक्षण है, तो वो SC, ST, OBC, ओपन सभी कैटेगरीज में उनकी जो सीटें हैं उसी में से 5% PWD उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। अच्छा, समझ गया। मतलब वो ओवर एंड अबव नहीं है, उसी के अंदर है। जी, उसी के अंदर। तो इतनी सारी जानकारी हो गई। अगर किसी उम्मीदवार को सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी, मतलब की टेकअवेज? हाँ, कुछ मुख्य बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहला कि ये आरक्षण मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य के उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है, डोमिसाइल जरूरी है। जी। दूसरा, इनका फायदा लेने के लिए आपके पास वैलिड और ताज़ा सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जाति का, जाति वैधता का, NCL अगर लागू होता है, आय का, ये सब। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हाँ। और तीसरा, एडमिशन प्रक्रिया ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस यानी CAP राउंड के जरिए होती है, जिसे राज्य CET सेल आयोजित करता है। CAP राउंड्स। जी। चौथा, कट ऑफ और फीस की संरचना हर साल थोड़ी बदल सकती है, तो पिछले साल का देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, पर इस साल का ही फाइनल मानना चाहिए। और पांचवा, जैसा हमने पहले कहा, SEBC की स्थिति के लिए हमेशा ताज़ा आधिकारिक जानकारी यानी लेटेस्ट ब्रोशर और GR ही देखें। बिल्कुल सही, हमेशा ऑफिशियल सोर्स ही चेक करना चाहिए। एकदम। तो ये थी महाराष्ट्र इंजीनियरिंग प्रवेश में आरक्षण व्यवस्था की एक झलक, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। हाँ, ये व्यवस्था थोड़ी जटिल जरूर लग सकती है, पर अगर सही जानकारी हो तो उम्मीदवारों को अपनी स्थिति समझने और मौके पहचानने में काफी मदद मिल सकती है। बिल्कुल, जानकारी ही ताकत है यहाँ पर। सही कहा। जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ जी। कि इस तरह की जो आरक्षण नीतियां हैं वो शिक्षा तक समान पहुंच बनाने और दूसरी तरफ पूरी तरह से मेरिट या योग्यता पर आधारित चयन, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधती हैं? ये एक बड़ा और अहम सवाल है। हाँ, ये एक व्यापक प्रश्न है जिस पर और सोचा जा सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। जी।